हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग इसमें जानेंगे किस तरह से फ्रांस में डेमोक्रेसी का आइडिया आगे बढ़ा, वहाँ का मोनार्की ख़त्म हुआ और उसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को। चलिए देखते हैं। इन सेक्शन 1 यू विल रीड अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ नाजिज्म। सेक्शन 1 में आप पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में और नाजिज्म का उदय हुआ था उसके बारे में। नाजिज्म क्या होता है? आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर। हिटलर के जो भी आइडियोलॉजीज थे उसको कहते हैं नाजिज्म। इन डिफरेंट वेज ऑल दिस इवेंट्स वेयर इम्पोर्टेंट इन द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। कई तरीक़ों से ये सारे घटनाएं आज के मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। चैप्टर 1 इज़ ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में है। टुडे वी ऑफन टेक द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ग्रांटेड। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज है, टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है हल्के में लेना या तो किसी चीज़ को बिना क्वेश्चन किए मान लेना। तो यहाँ पे जो हम लोग सेंस लगाएंगे वो होगा हल्के में लेना। तो आज हम लोग आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता के जो विचार हैं इसको हम लोग हल्के में ले लेते हैं। बट वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्व्स दैट दिस आइडियाज़ ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री। लेकिन यह हमें याद करने की ज़रूरत है कि इन सारे विचारों का भी अपना एक इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है। बाय लुकिंग एट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यू विल रीड अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये जो चैप्टर है, जब हम लोग इसमें देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो हम लोग इस हिस्ट्री का बस एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे। छोटा सा पार्ट, सोचिए कि कितना बड़ा ये इतिहास रहा होगा कि जब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो मात्र उसका छोटा सा हिस्सा ही हम लोग जानेंगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वजह से फ्रांस में जो राजतंत्र था, मोनार्की था, वह ख़त्म हो गया। A society based on privileges gave way to a new system of governance। ऐसा समाज जो कि प्रिविलेज पर बेस्ड हो। प्रिविलेज मतलब क्या होता है? स्पेशल राइट्स। अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है प्रिविलेज। इमेजिन करिए एक सीन है, कुछ लोग अपने लाइन पर लगे हुए हैं, डॉक्टर के पास मिलने जाना है, सब अपने अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन तभी क्या होता है, गाड़ी आती है, वहाँ से एक इंसान उतरता है, वो बिना किसी का वेट किए हुए वो अंदर जाता है, अपना काम करके वापस चले आता है। तो उसको क्या था यहाँ पर? उसको एक स्पेशल राइट्स था, उसको प्रिविलेज था। ठीक है, तो प्रिविलेज पर बेस्ड जो सोसाइटी था, जो समाज था, उसने एक नए तरह का गवर्नेंस बनाया। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अनाउंस द कमिंग ऑफ न्यू टाइम। देखिए जब रिवॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है, तो उस समय क्या था कि नेशनल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब राइट्स ऑफ मैन का उन्होंने एक मतलब कि डिक्लेयर किया, उन्होंने पब्लिश किया कि भाई हर इंसान को, जो भी हमारे राष्ट्र के लोग हैं, सिटीजन हैं, उन सब को समानता का अधिकार है। जैसे आज हमारे पास है ना फंडामेंटल राइट्स, चाहे कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, कैसा भी दिखता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इंडियन हैं, आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी हम सभी लॉ के सामने इक्वल हैं। तो ये चीज़ का आइडिया वहाँ पर आया था। कब आया था? जब रिवॉल्यूशन हो रहा था, जब नेशनल असेंबली ने राइट्स ऑफ मैन डिक्लेयर किया था। अनाउंस द कमिंग ऑफ अ न्यू टाइम। तो ये जो राइट्स ऑफ मैन का डिक्लेरेशन हुआ, इससे क्या हुआ कि नए समय का आगाज़ हुआ। ठीक है, नए टाइम का शुरुआत हुआ। द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैड राइट्स and could claim equality became part of a new language of politics। ये जो विचार था कि सारे लोग, सारे इंडिविजुअल्स के पास अधिकार हैं और सारे लोग कानून के सामने, नेशन के सामने इक्वल होंगे, ये आइडिया जो है, ये विचार जो है, उस समय के पॉलिटिक्स का एक नया भाषा बन गया था। These notions of equality and freedom emerged as the central ideas of a new age, but in different countries they were reinterpreted and rethought in many different ways। ये जो विचार हैं
इक्वलिटी, समानता का, आज़ादी का, यह इस नए समय में एक सेंट्रल आइडिया के तौर पर उभरा। मतलब कि अब सारे लोग बेसिकली इसी का बात कर रहे थे या और इस चीज़ को ज़्यादा महत्व मिल रहा था। लेकिन अलग अलग देशों में इसको अलग अलग तरीके से सोचा गया, इस पर अपने तरीके से उन लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया। द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया एंड चाइना, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका produced ideas that were innovative and original, but they spoke in a language that gained currency only from the late 18th century। देखिए, जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुआ था इंडिया और चाइना में, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि जो लोग कॉलोनी बनाए हुए थे उनके खिलाफ मूवमेंट करना। ठीक है, जैसे कि इंडिया किसका कॉलोनी था? ब्रिटिश का था। तो इंडिया जब उसके खिलाफ मूवमेंट कर रहा था तो वो हो गया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट इंडिया में, चाइना में, फिर आपका, ठीक है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में, इन सब जगहों में जो इस तरह के मूवमेंट हुए थे, इन लोगों ने अपने खुद के नए आइडियाज़ डेवलप किए। इनका खुद का ओरिजिनल आइडिया था और ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव था, मतलब कि नया भी था और समझने लायक था। बट दे स्पोक इन अ लैंग्वेज दैट गेन करेंसी ओनली फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी। लेकिन उनका जो विचार था ये कब पॉपुलर हुआ? जब 18th सेंचुरी आया। वो भी क्या 18th सेंचुरी के लेट में, मतलब क्या कि 1780 1790 की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी भाषा ऐसी भाषा थी जो कि वर्ल्ड वाइड बोली नहीं जाती थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं हिंदी हमारी भाषा रह चुकी है, हिंदी हमारी भाषा पहले भी थी, आज भी है, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड बोला नहीं जाता है। ठीक है, In chapter 2, you will read about the coming of socialism in Europe and the dramatic events that forced the ruling monarch Tsar Nicholas II to give up power। चैप्टर 2 में आप पढ़ेंगे कि यूरोप में किस तरह से समाजवाद आया, सोशलिज्म आया, एंड द ड्रामेटिक इवेंट्स दैट फोर्स द रूलिंग मोनार्क, और जो भी वहाँ पे घटनाएं घटी जिसके वजह से वहाँ के जो राजा थे उस समय के, सार निकोलस II, उनको अपना पावर छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। द रशियन रिवॉल्यूशन साउट टू चेंज सोसाइटी इन अ डिफरेंट वे। जो रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो समाज को बदलने का एक अलग ही रास्ता दिखाता है। इट रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड द वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स। तो ये जो रशियन रिवॉल्यूशन है, इसमें मतलब जो वर्कर्स थे, मज़दूर थे, और जो छोटे किसान थे, उन लोगों की भलाई की बात की गई और जो है इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की गई। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है ना कि रिलेटेड टू मनी, बिजनेस, प्रोडक्शन। तो पैसों के से जुड़ा हुआ, एंड यू कैन से आर्थिक, तो आर्थिक तौर पे सब लोग बराबर हों, और वर्कर्स और पीजेंट्स की खास करके भलाई की बात की गई। The chapter will tell you about the changes that were initiated by the new Soviet government, the problems it faced and the measures it undertook। तो इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे, आप ये जानेंगे कि किस तरह से बदलाव आए, जो नया सोवियत गवर्नमेंट बना, और उन्होंने किस किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस किए और क्या क्या उन्होंने कदम उठाए इसको सॉल्व करने के लिए। While Soviet Russia pushed ahead with industrialization and mechanization of agriculture, it denied the rights of citizens that were essential to the democratic society, the ideals of socialism। देखिए, सोवियत रशिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब वहाँ पर मशीन्स का आना शुरू हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर में भी मशीनों का एंट्री हो गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ को डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि जो सिटीजन्स थे, जो वहाँ के जनता थी, उनका जो अधिकार था, राइट्स था, ठीक है, कि जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो राइट्स होने चाहिए, उस चीज़ को इन्होंने नकार दिया। द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म however became part of the anti-colonial movements in different countries। Today
The Soviet Union has broken up and socialism is in crisis, but through the 20th century, it has been a powerful force in the shaping of the contemporary world. ठीक है, आज के समय में आप देखेंगे समाजवाद की जो विचारधारा जो रूस से शुरू हुई थी, विचारधारा थी, ठीक है, हाउ एवर बिकेम पार्ट ऑफ द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारे देशों में जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुआ उसका हिस्सा रहा है, लेकिन आज सोवियत यूनियन टूट चुका है, बिखर चुका है, और सोशलिज़म मतलब समाजवाद आज ख़तरे में है। उसका जो एक क्रेज़ था, जो लोग इसकी ज़्यादा तारीफ़दारी करते थे, आज उतना नहीं है। बट थ्रू द 20th सेंचुरी इट हैज़ बीन अ पावरफुल फोर्स इन द शेपिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। लेकिन जब हम देखते हैं 20वीं शताब्दी में, तो इसका एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण एक रोल रहा है, ठीक है, अभी के दुनिया को बनाने में। चैप्टर 3 विल टेक यू टू जर्मनी। इट विल डिस्कस द राइज ऑफ हिटलर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नाजिज्म। चैप्टर 3 में आप जानेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी में जब हिटलर आया था और हिटलर ने नाजिज्म की विचारधारा को लागू करवाया था। यू विल रीड अबाउट द चिल्ड्रन एंड वीमेन इन नाजी जर्मनी, अबाउट स्कूल्स एंड कंसंट्रेशन कैंप्स। आप पढ़ेंगे कि नाजी जर्मनी में जब वहाँ पे हिटलर राज कर रहा था, उस समय औरतों की और बच्चों की क्या स्थिति थी, वहाँ के स्कूल्स कैसे थे, और वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप्स क्या हुआ करता था। You will see how Nazism denied various minorities a right to live, how it drew upon a long tradition of anti-Jewish feelings to persecute the Jews, and how it waged a relentless battle against democracy and socialism. आप ये उसमें देखेंगे कि किस तरह से जो नाजिज़म है, जो हिटलर की जो सरकार थी उस समय की, या फिर यूँ कहें हिटलर का जो उस समय गवर्नमेंट थी, उसने जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, ऐसे कम्युनिटीज़, ऐसे लोग, ऐसे समूह के लोग, उन लोगों को जीने का अधिकार तक इन्होंने नहीं दिया, उनसे छीन लिया। ठीक है, किस तरह से वहाँ पर एक पहले से ज्यूज़ के ख़िलाफ़ जो भावनाएं लोगों के अंदर थी, उसी को इसने बढ़ावा दिया और बहुत से ज्यूज़ को ख़त्म कर दिया। एंड हाउ इट वेज्ड अ रिलेंटलेस बैटल अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। और किस तरह से उस वक्त जर्मनी में डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ और सोशलिज़म के ख़िलाफ़ इसने एक तरह की वॉर छेड़ दी, एक तरह की इसने बैटल छेड़ दी, एक तरह का संघर्ष होने लगा। बट द स्टोरी ऑफ नाजिज़म्स rise is not only about a few specific events, about massacres and killings। लेकिन नाजी की जो कहानी है, नाजिज़म की जो कहानी है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम इससे ये जानें कि वहाँ पर बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था, बहुत लोगों को मार दिया गया था, बल्कि इससे भी ज़्यादा कुछ हमें ये बताता है। इट इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ एन इलाबोरेट एंड फ्राइटनिंग सिस्टम। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए है कि एक डरा देने वाला जो वहाँ पर सिस्टम था, ठीक है, जो कि ऑपरेटेड एट डिफरेंट लेवल, जो कि जिसका एक लेवल बना हुआ था, सिस्टम बना हुआ था, ठीक है, वो वहाँ पे किस तरह से काम कर रहा था। सम इन इंडिया वेर इम्प्रेस्ड विद द आइडियाज़ ऑफ हिटलर बट मोस्ट वॉच्ड द राइज ऑफ नाजिज़म विद हॉरर। हमारे देश भारत में भी कुछ लोग ऐसे थे जो हिटलर के विचारों से सहमत थे, उसका तरफदारी करते थे, लेकिन बहुत लोगों ने नाजिज़म को एक भयानक तरीके से, एक भयानक मंज़र के तौर पर देखा कि जो हिटलर आया और जो उसका आइडियोलॉजी था वो मानव जाति के लिए क्रूरता ही था, वो एक आदर्शवादी उसको नहीं बोल सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ नॉट सिंपली अ स्टोरी ऑफ द अनफोल्डिंग ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। आज के समय की जो इतिहास, जो हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड की जो इतिहास हम लोग जानेंगे, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग किस तरह से आज़ाद हुए और किस तरह से हम लोग डेमोक्रेसी की ओर आए। इट हैज़ ऑल्सो बिन अ स्टोरी ऑफ वायलेंस एंड टायरनी, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, या हिंसा, ठीक है, मौत, तबाही, इन सब चीज़ों का भी कहानी है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि देखिए टायरनी मतलब क्या होता है ना, कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अगर क्रूएल हो जाए, ठीक है, क्रूएल हो जाए, क्रूर हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टायरनी, या फिर हम हिंदी में बोलें तो अत्याचार। तो ये अत्याचार, हिंसा,
मौत और तबाही की भी कहानी है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 14 जुलाई की सुबह 1789 की बात है कि पेरिस शहर तनाव में था। The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. राजा ने अपने सेना की टुकड़ियों को आदेश दे दिया था कि वो शहर में जाए। ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि बहुत जल्दी राजा अपने आर्मी को, अपने सेना को नागरिकों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर फायरिंग करने का ऑर्डर देगा। देखिएगा, रूमर्स मतलब होता है अफवाहें। Since 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. तो कुछ 7,000 मर्द औरत इकट्ठे हुए टाउन हॉल के सामने और उन लोगों ने फैसला लिया कि वे लोग बनाएंगे पीपल्स मिलिटिया, मतलब लोगों का सैनिक, ठीक है, जनता का सैनिक। वे लोग खुद बन गए सैनिक। यस, दे बिकेम मिलिट्री, यू कैन से दे बिकेम आर्मी। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। वे लोग बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग्स में घुस गए, ठीक है, ज़बरदस्ती घुस गए और वहाँ जाकर के उन्होंने हथियार ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ पे आर्म्स का मतलब हुआ हथियार। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टिल, वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन। देखिए, अंत में क्या हुआ कि कुछ 700 लोगों का ग्रुप शहर के ईस्ट साइड में, शहर के ईस्टर्न पार्ट में गया और उन लोगों ने वहाँ का जो जेल था, किला वाला जो जेल था बेस्टिल, उस पर उन्होंने हमला किया। उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर उन्हें छुपा हुआ, ठीक है, खजाना मिलेगा। मतलब खजाना मतलब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा पैसे वगैरह, यहाँ पे उनका मकसद था हथियार का, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे छुपा हुआ हथियार मिलेगा। इन द आर्म्ड फाइट that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. तो वो जो लड़ाई हुई, ठीक है, लोगों और जेल के अधिकारियों के बीच में, उसमें जो जेल का कमांडर था वो मारा गया और जो वहाँ पर कैदी थे, प्रिजनर्स मतलब कैदी होता है, जो वहाँ पर कैदी थे वो लोग मात्र 7 ही थे, मगर उन्हें आज़ाद कर दिया गया। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. जो बेस्टिल था, जो वो जेल था, वो सारे लोगों के द्वारा उससे नफ़रत किया जाता था। मतलब सब लोग उससे नफ़रत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जो बेस्टिल था, जो जेल था, वो राजा का पावर का प्रतीक था। मतलब क्या हुआ कि राजा को जब भी किसी को पनिशमेंट देना होता था तो वो क्या करता था, जेल में डाल देता था। तो इसलिए जो आम जनता थी वो इस जेल से नफरत करती थी। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वेर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश्ड टू कीप अ सोवेनिर ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, डेस्पोटिक मतलब हुआ राजा का जो अत्याचारी वाला जो उसका नेचर था, अत्याचारी वाला जो उसका पावर था, जो उसका तानाशाही वाला जो उसका ताकत का प्रतीक था, वो बेस्टिल, वो प्रिजन, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि बेस्टिल से सब लोग नफरत करते थे, लेकिन फिर भी जब उस किले को तबाह किया गया, डेमोलिश करना मतलब तबाह करना, गिरा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तब उसके जो पत्थर के जो टुकड़े थे, ठीक है, लोगों ने उसको मार्केट में बेचा और कुछ लोगों ने उसको ख़रीद भी लिया। किस लिए? तो उस तबाही की यादगार के लिए, ठीक है। सोवेनिर मतलब आप यादगार चीज़ें समझ सकते हैं, निशानी समझ सकते हैं।
द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब होता है गांव का इलाका, ठीक है, देहात का इलाका। तो उन दिनों में पेरिस में भी और गांव के इलाकों में भी राइट्स हुए। मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अधिकतर लोग ब्रेड की जो बहुत ज़्यादा कीमत हो गई थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके खिलाफ। इस टाइम दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। बाद में जब हिस्टोरियंस, इतिहासकार इस चीज़ को पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारे जो भी इवेंट्स थे कि ब्रेड का दाम बढ़ना, लोगों में असंतुष्टि होना, ये सब मिलकर के ये कारण बना जिससे कि वहाँ का राजा को हटा दिया गया और उसको ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया। उस समय वहाँ के राजा थे किंग लुइस 16। Though most people at the time did not anticipate this outcome। और बहुत से लोगों का सेम समय पे ये भी मानना है कि शायद ये ही वो वजह नहीं रहा हो, यही उसका आउटकम ना रहा हो। How and why did this happen? ये सब कैसे और क्यों हुआ, वही हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में आगे में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए। थैंक यू।